30 तक आप सभी को जुड़ जाना है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, आपके सेट एग्जाम की तैयारी के लिए क्लासेस चल रही हैं। पिछली क्लासेस में आपने तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 9, जिसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, आपकी अगली क्लास 2 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को होगी। ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम कुछ थ्योरम्स या फिर कुछ प्रमेय पढ़ने वाले हैं, जो कि समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित होंगी या फिर उनके बारे में होंगी। तो उनको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा यह पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, त्रिभुज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इनके क्षेत्रफलों को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, या फिर क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के सूत्र क्या होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम समांतर चतुर्भुज के बारे में, कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें कि दोनों भुजाएं आमने सामने की, जो दोनों भुजाओं का जोड़ा होता है वह समांतर होता है, और आमने सामने की भुजाएं आपकी समान भी होती हैं या फिर बराबर भी होती हैं। उन्हें हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। दोबारा से पढ़ेंगे। क्या पढ़ा हमने? कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए? सबसे पहला तो समांतर होनी चाहिए। समांतर का मतलब एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि एक दूसरे को जो काटती नहीं है। तो पहली बात तो समांतर होनी चाहिए आमने सामने की भुजाएं, और दूसरी बात वह बराबर भी होनी चाहिए। तो यदि ये दोनों चीजें हैं, तो आपका जो एक दिया गया चतुर्भुज है वह समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अच्छा, उससे भी पहले चतुर्भुज क्या होता है? चारों भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और 3 भुजाओं से बंद आकृति यह कहलाती है हमारी त्रिभुज। तो आप नीचे देख सकते हैं, ब्लैक कलर से जो बनाया गया उसमें 3 भुजाएं हैं, 1, 2 और 3। तो यह हमारा त्रिभुज है। ऊपर जो आकृति बनाई गई है इसमें हमारी 4 भुजाएं दी गई हैं, 1, 2, 3 और 4। तो यह हमारा चतुर्भुज होगा। ठीक है। अब ऊपर के चतुर्भुज में हम देखते हैं कि समांतर है क्या आमने सामने की भुजाएं, और बराबर भी है क्या। क्या बोल ध्यान नहीं रहे था, हैं? शुरू से समझाना सर एक बार ये वाला। अच्छा, ठीक है। आप अनम्यूट कर लीजिए बेटा। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। ठीक है। कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। अनम्यूट केवल तभी करेंगे जब कोई डाउट है और पहले कमेंट में पूछेंगे। ठीक है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स ये लिख रहे हैं ना, SRN नंबर लिख रहे हैं, अपना रोल नंबर लिख रहे हैं, वो अभी नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं। अभी हम पढ़ाई पर फोकस करते हैं, क्योंकि केवल हमारे पास आज का दिन है। ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम है। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, और साथ में आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD। यदि हमसे बोला जाता है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, यानी कि AB जो भुजा है यह नीचे वाली, यह समांतर है CD के, यह वाली भुजा समांतर है इस वाली भुजा के, और इसके साथ ही जो भुजा AD है वह समांतर है इस वाली भुजा BC के। तो AD समांतर होगी BC के, और AB समांतर होगी CD के। तो यदि यह है, और इसके साथ ही यदि AB बराबर भी है CD के, और AD बराबर भी है BC के, यदि यह दोनों कंडीशन है, तब तो हमारा यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, अन्यथा वह समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है। अब क्या दिया जाता है? कई बार हमें भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए कुछ सिंबल दिखाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए, यहाँ पर ये एक डंडा खींच दिया, यहाँ पर एक डंडा खींच दिया, यहाँ पर ये 2 डंडे खींच दिए, यहाँ पर ये 2 डंडे खींच दिए, या फिर 2 लाइन खींच दी। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो भी जिन पे भी एक लाइन है वो भुजाएं आपस में बराबर है। जैसे कि AB इस पे एक डंडा है, और CD इस पे एक लाइन है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। और साथ में AD और BC इन पर 2 लाइन है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है। तो आपको समांतर चतुर्भुज की परिभाषा याद रहनी चाहिए। आमने सामने की भुजाएं समांतर, और आमने सामने की भुजाएं समांतर के साथ साथ बराबर भी होंगी, तो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा।
अच्छा, समांतर भुजाओं को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? तो ये जो आप दो इस तरह की लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि भुजाएं समांतर है। तो AB और यह चिन्ह लगा हुआ है CD, तो इसका मतलब क्या है? AB भुजा जो है वह CD भुजा के समांतर है। सेम ऐसे ही नीचे AD भुजा जो है वह BC भुजा के समांतर है। ठीक है, तो यह हो गया आपके समांतर चतुर्भुज की परिभाषा। उसके बाद आता है त्रिभुज। तो त्रिभुज की भी बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आप सभी जानते भी होंगे। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं तीन भुजाएं हैं, 1 2 3 या फिर AB BC और CD। तो यह हमारा एक त्रिभुज होगा। अच्छा, जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं बेटा, प्लीज आप सभी समय से जुड़ा करें। 8:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 8:30 तक आप सभी को जुड़ जाना होता है, क्योंकि यदि आपके स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे तो आपके बाद वालों में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यह हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज। अब हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आपने कुछ कुछ चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा होगा। आयत हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, तो यह दोनों भी हमारे समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। और इसके अलावा एक और होता है हमारा समचतुर्भुज, तो यह भी हमारा समांतर चतुर्भुज ही होता है। अब इनमें कुछ कुछ फर्क होता है। देखिए, आयत क्या कहते हैं? आयत क्या होती है आप सभी को पता होगा, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। यह तो होगा ही, यह परिभाषा तो होगी ही, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का प्रकार है और यह परिभाषा तो समांतर चतुर्भुज की है। तो आयत की यह परिभाषा तो होगी ही होगी। इसके साथ साथ एक चीज और होती है कि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण किसका होगा? 90 डिग्री का होगा। अब हम आते हैं वर्ग पर। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग में भी हम सेम परिभाषा यूज कर सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो यह परिभाषा तो हमने आयत में भी यूज करी है, तो इसमें अलग क्या है? तो वर्ग में हम यह कहेंगे कि इसमें आमने सामने की भुजाएं ही नहीं बल्कि चारों भुजाएं बराबर होंगी। आयत में आमने सामने की और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, फिर आता है हमारा समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का आपने देखा होगा, सेम समांतर चतुर्भुज के जैसा होता है, लेकिन इसमें बस फर्क यही होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ होते हैं समांतर चतुर्भुज के प्रकार। हाँ जी, जो भी बच्चा हैंड रेस कर रहा है, आपका कोई डाउट है क्या? अच्छा, आप केवल हैंड रेस तभी करें बेटा यदि आपका कोई डाउट है, और किसी का कोई डाउट है तो अभी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो फिर अब हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुसुम कुकरेजा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा, आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ए बी सी डी, क्या यह अभी समांतर चतुर्भुज है क्या? हमें नहीं पता, क्योंकि अभी तो सिंपल चतुर्भुज बना कर दिया गया है। यदि मैं इसको बराबर कर देता हूं इसके और एडी को बराबर कर देता हूं बीसी के, तो अब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। साथ में मैं यह भी लिख देता हूं ए बी समांतर है सीडी के और ए डी समांतर है बीसी के। तो अब यह हमारा जो भी चतुर्भुज है वह समांतर चतुर्भुज हो गया है, और हमसे कहा जाता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का एक ही सूत्र होता है, और वह सूत्र है लंबाई गुणा ऊंचाई, या फिर इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, यह ज्यादा ठीक है। चलिए इस ऊपर वाले को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आधार गुणा ऊंचाई, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो। बस यही सूत्र है आपका समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सर आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होती है। तो देखिए, आप आधार कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप ए बी आधार लेते हैं, तो आधार की जगह हमने लिखा ए बी गुणा,
फिर ऊंचाई क्या होगी, तो फिर आपकी ऊंचाई होगी इसमें ये वाली, जो भी इसके परपेंडिकुलर, जो भी इसके 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधी लाइन आएगी वह होगी आपकी ऊंचाई। यदि इसे मैं ए एच का नाम दे देता हूं तो ए एच जो होगी वह आपकी ऊंचाई होगी। ठीक है। अब यदि मान लीजिए यह आपका कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सीधी हाइट आपको लेनी है। अब काफी बच्चों का डाउट होगा, सर आपने एडी क्यों नहीं ली या फिर बीसी क्यों नहीं ली, तो ये इसीलिए नहीं ली क्योंकि यह 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, यह थोड़ी टेढ़ी लाइन है, तो यह हमारी एग्जैक्ट ऊंचाई नहीं होगी। एग्जैक्ट ऊंचाई क्या है, जो कि बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। ठीक है। अब मान लीजिए आप आधार ए बी को ना लेकर आप बोलते हैं कि सर मैं तो आधार बीसी को लूंगा, तो बिल्कुल आप बीसी को आधार ले सकते हैं, लेकिन फिर उस केस में यदि आप बीसी को आधार लेते हैं तो आपकी ऊंचाई ये डी एच नहीं होगी। अच्छा ये ए एच नहीं है, यह डी एच है। एक मिनट, क्योंकि यहाँ डी से आ रही है ना, ये डी एच है ऊंचाई। तो यदि आप लेते हैं बीसी को आधार तो उस केस में आपकी जो ऊंचाई है वह डी एच नहीं होगी। उस केस में आपकी ऊंचाई इस तरीके से यह होगी जो कि लंबवत निकलेगी। ठीक है, यह होगी जो 90 डिग्री का होगी। चलिए इसे डी एम नाम दे देते हैं। तो फिर उस केस में आपकी ऊंचाई हो जाएगी डी एम। ठीक है। क्या समझ में आया क्या आपको क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है आधार। अच्छा एक और चीज, कोई बात नहीं, अच्छा जो भी बच्चे लेट हो गए हैं कोई बात नहीं, अभी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने देखा आधार गुणा ऊंचाई होती है। यदि आप आधार इन दोनों भुजाओं में से कोई भी लेते हैं, इन दोनों भुजाओं में से कोई भी लेते हैं तो आप इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लंबवत सीधी दूरी वह ज्ञात करेंगे और वह आपकी ऊंचाई होगी। लेकिन यदि आप आधार इन दोनों भुजाओं में से कोई भी लेते हैं तब आप इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करेंगे, वह आपकी ऊंचाई होगी। जब मैंने ए बी यह वाला जब मैंने आधार लिया तो आपको इस तरीके की यह लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, और जब मैंने यह वाला आधार लिया तो आपको सीधी लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है। तो यह होता है आधार और ऊंचाई में डिफरेंस। अभी काफी बच्चे क्या करते हैं, काफी बच्चे आधार तो ले लेते हैं ये वाला, यदि मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं एक मिनट, तो आधार तो वो ले लेते हैं ये वाला, जबकि ऊंचाई क्या लेंगे, ऊंचाई ये वाली ले लेंगे। तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यह गलत हो जाएगा। जब आप आधार ये वाला ले रहे हैं तो फिर आपको ऊंचाई भी यह वाली लेनी होगी। क्या सभी बच्चों को समझ में आया। आई और अन लिखकर बताइए जल्दी से, क्या सभी बच्चों को क्लियर है। वाई और एन लिखकर बताएंगे जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड। तो यह होता है क्षेत्रफल का सूत्र समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, मतलब सभी को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ठीक है, अभी हम देखते हैं इनके जो समांतर चतुर्भुज के प्रकार था, आयत है, वर्ग है और समचतुर्भुज है। आखिर इनका हम किस प्रकार से क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखिए ये तीनों हैं तो समांतर चतुर्भुज के ही प्रकार, यानी कि सूत्र तो यही लगेगा, आधार गुणा ऊंचाई। तो पहले आयत का निकाल लेते हैं। अच्छा इस आयत को मैं नाम दे रहा हूं पी क्यू आर एस, इसको मैं नाम दे रहा हूं एम एन ओ पी, और इसको मैं नाम दे देता हूं, चलिए ए बी सी डी ही दे देते हैं, ए बी सी डी। तो देखिए जिसमें भी हमें लंबवत दूरी दी गई होगी या फिर ऊंचाई दी गई होगी उसमें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आयत है, तो आयत में मैं कोई भी आधार ले लूं, मान लीजिए मैं पी क्यू आधार लेता हूं, तो ये तो आधार हो गया पी क्यू। अब इसमें ऊंचाई क्या होगी, सीधी लंबवत दूरी जो कि 90 डिग्री के कोण पर हो। तो चाहे आप पी एस ले लीजिए चाहे क्यू आर ले लीजिए, दोनों ही 90 डिग्री के कोण पर हैं। तो आप पी क्यू गुणा पी एस, यह आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। और आपको पता भी है आयत का क्षेत्रफल वैसे क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं,
मान लीजिए आप आधार ये वाला लेते हैं PS, तो ये वाला आधार ले लीजिए। फिर ऊंचाई क्या हो जाएगी, कोई भी, या तो आप RS ले लीजिए या फिर PQ ले लीजिए, तो यह हो जाएगी आपकी ऊंचाई। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से आप क्षेत्रफल लिख सकते हैं। सेम ऐसा ही वर्ग में होगा, आधार ले लेते हैं हम MN, और फिर ऊंचाई क्या होगी, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं ले लेता हूं NO, तो यह हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल। और समचतुर्भुज में, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई जो है, मान लीजिए यदि मैं आधार इसको लेता हूं AB को, तो ऊंचाई मुझे यहाँ पर लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यह जो मुझे दी गई है AD और BC, यह 90 डिग्री के कोण पर नहीं है, यानी कि ये ऊंचाई भी नहीं है। तो मुझे ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक लंब डालना पड़ेगा 90 डिग्री का। तो मान लीजिए यहाँ पे D है, इसको H नाम दे देता हूं, तो AB गुणा DH जो होगा वह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, जो कि हमने यहाँ पर निकाला था। सेम वैसे ही हम वहां पर भी निकालेंगे लंब डालकर। ठीक है, तो यह होता है कुछ बेसिक्स आपके समांतर चतुर्भुज के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार कुछ भी लें, ऊंचाई उसके लंबवत दूरी लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा त्रिभुज पर, कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, त्रिभुज वैसे तो काफी प्रकार के होते हैं, हम क्षेत्रफल देख लेते हैं जिनका भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आपका आता है समकोण त्रिभुज, जिसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ डाउट है क्या राहुल वाल्मीकि की आईडी से जो स्टूडेंट है? सर स्क्रीनशॉट लेना था उसका। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों को लगता है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया सर, ओके सर। चलिए, तो अभी हम पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में, कि त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए, त्रिभुज काफी प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु होता है, समद्विबाहु होता है। हम बहुत ज्यादा प्रकारों में नहीं जा रहे हैं, यानी कि टाइप शायद आप सभी को पता होंगे। जिन भी त्रिभुजों के हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, उन त्रिभुजों के हम टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वह कहलाता है हमारा समकोण त्रिभुज। उदाहरण के लिए, यदि मैं यह एक आपको त्रिभुज, इस तरीके का यदि कोई त्रिभुज है ABC, तो यह इसमें कोण B जो है वह 90 डिग्री का है, तो यह कहलाएगा आपका समकोण त्रिभुज। और इसका हम सूत्र कैसे निकालते हैं, या फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 आधार क्या होगा, आधार चाहे तो आप BC को ले सकते हैं, चाहे AB को ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलिए BC को लेता हूं। BC को यदि आधार ले लिया, तो अब ऊंचाई क्या होगी, इसके लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्या है इसमें, यह AB है लंबवत दूरी, तो यह हो जाएगी ऊंचाई। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर मैं तो आधार इसको लेना चाहता हूं AB को, तो आप AB को आधार ले लीजिए। फिर ऊंचाई क्या हो जाएगी, अब इस AB पर लंबवत दूरी क्या है, AB पर लंबवत दूरी यह है BC, तो यह हो जाएगी आपकी ऊंचाई। तो दोनों से आप देख सकते हैं फॉर्मूला वही निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यह होगी आपके समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। उसके बाद आता है आपका समबाहु त्रिभुज। अच्छा बेटा, सभी बच्चे प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखें, अदरवाइज आप अनम्यूट करते हैं तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब होता है। यदि कोई डाउट है तो आप अनम्यूट कर लीजिए, अदरवाइज सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पर रखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या किसे कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। बेटा आप प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखें। हाँ, अभी देखिए, मुझे पता है कि हमेशा पढ़ाई ऐसी ही होती है, मैं कुछ आपसे पूछूं फिर आप आंसर दें, लेकिन अभी क्या है ना, केवल हमारे पास आज ही की क्लास है, और मैं यह चाहता हूं कि जितना अधिक से अधिक आपको पढ़ाया जा सके इस क्लास में, वो पढ़ा दिया जाए, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे,
हाँ, आपसे मैं अनम्यूट करा के पूछता रहूंगा यदि आपका कोई भी डाउट आता है तो। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो या फिर बराबर हो। सम का मतलब है समान, बाहु का मतलब है भुजा। तो ऐसी भुजा जिसके सारे भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूं तो ये त्रिभुज है मान लीजिए, तो इसकी मानिए 3 भुजाएं हैं पी क्यू आर। यदि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो यह आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर, यह होता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। ठीक है, तो अभी आपको यदि इन दोनों त्रिभुजों के बारे में भी पता है तो इन दोनों का क्षेत्रफल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो थे हमारे अभी तक के बेसिक। अब हम चलते हैं सीधे हमारे चैप्टर पे। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी बच्चे लेना चाहते हैं। ले लिए सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर पे। अच्छा, वैसे चैप्टर बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर हमारी प्रश्नावली 9.1 में किस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्नावली 9.1 में कहा गया है निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। ठीक है, तो हमसे कहा गया है, देखिए ऐसी आकृतियां बताइए जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, और यदि ऐसा है तो उसमें उभयनिष्ठ आधार क्या होगा, यानी कि कॉमन आधार क्या होगा? जब यदि एक ही आधार पर बनी होंगी तो कोई आधार कॉमन भी तो होगा। तो यदि ऐसा है तो उस कॉमन आधार को भी बताइए और दोनों समांतर रेखाओं को भी लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली आकृति है, इसको मैं 1 मिनट अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं इस तरीके से। ए बी, तो यह जो है हमारा, यह एक तो समांतर चतुर्भुज हो गया। अब देखिए इसमें आधार कौन से हैं? इसमें आधार है, मान लीजिए आप सी डी को, नीचे वाले को आधार लेते हैं तो सी डी आपका आधार हो गया। ठीक है, और समांतर रेखा क्या क्या हो गई? ए बी और सी डी, ये दोनों आपकी समांतर रेखाएं हो गई और आधार क्या हो गया? सी डी आधार हो गया है। ठीक है, और हमें एक इसमें त्रिभुज दिया गया है, यह त्रिभुज है। तो ये दो आकृतियां हैं। अब हमें बतानी है क्या ये दोनों समान समांतर रेखाओं के बीच में है और एक ही आधार पर है क्या? तो देखिए दोनों का आधार तो सेम आ रहा है, यह सी डी, यह दोनों में सेम है, त्रिभुज में भी और चतुर्भुज में भी। तो बिल्कुल आधार तो सेम है। अब देखते हैं समांतर रेखाएं सेम है क्या? तो देखिए त्रिभुज में कौन सी समांतर रेखाओं के बीच में है? इस ए बी के और सी डी के बीच में है, और चतुर्भुज भी इन दोनों के बीच में ही है, ए बी और सी डी के बीच में। तो हम कहेंगे बिल्कुल यह जो हमारे त्रिभुज और चतुर्भुज हैं दोनों, यह एक ही आधार पर हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा? सी डी, और समांतर रेखाएं हो जाएंगी ए बी और सी डी। ठीक है, चलिए एक बार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आ सकता है। हमें दो आकृतियां दी गई हैं, एक तो दी गई है पी क्यू आर एस। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपको शायद, चलिए अभी दिखेगा। थोड़ा सा मैंने पेन की निब हल्की कर दी है जिससे आपको क्लियरली दिख सके। एक हमें आकृति दी गई है पी क्यू आर एस और एक हमें आकृति दी गई है एम एन आर एस, जो कि मैंने रेड कलर से हाईलाइट की है। ये दो आकृतियां हमें दी गई हैं। ठीक है, अभी देखिए, हाँ जी, सुनीता रांगा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है। सुनीता रांगा की आईडी से जो स्टूडेंट है। ठीक है, यदि कोई डाउट नहीं है तो देखिए इसमें पी क्यू आर एस, आप यदि इसको देखेंगे पी क्यू आर एस को, तो इसमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक तो ऊपर वाली है पी क्यू, एक तो ऊपर वाली है यह पी क्यू, और एक नीचे वाली है आर एस। तो इसमें समांतर भुजाओं की यदि हम बात करें तो पी क्यू है और आर एस है। और यदि आधार की बात करें तो आधार किस पर बना है? यह आर एस पर। यदि हम बीच वाली आकृति की, जो ये वाली आकृति है, इसकी बात करें
तो आधार तो इसके लिए भी आर एस ही है, लेकिन समांतर भुजाएं अलग अलग हैं। यह एम एन के बीच में बना है इस वाली के। तो इसमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एम एन और आर एस। तो समांतर भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन आधार एक ही होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन ही कर लेते हैं। यदि थर्ड क्वेश्चन को आप देखेंगे ध्यान से, अच्छा इसको मैं अलग से बना लेता हूं, अलग से पेज पर, जिससे आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ सके। तो थर्ड क्वेश्चन आपका यह है, जिसमें आपको इस तरीके से दिया गया है, और यहाँ पे आपको कुछ कुछ नाम दिए गए हैं, पी क्यू आर एस टी। पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी है। आपसे पूछा गया है कि इसमें जो भी दो आकृतियां बन रही हैं, अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें आकृतियां दो बन कौन कौन सी रही हैं। तो इसमें दो आकृतियां बन रही हैं। एक तो है यह पी क्यू आर एस, ये वाली आकृति, ठीक है, जो कि समांतर चतुर्भुज है। और एक बन रहा है यह रेड वाली आकृति, जो कि त्रिभुज है। तो इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो इन दोनों आकृतियों में आपको बताना है क्या आधार और समांतर रेखाएं एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं। तो देखिए दोनों का आधार तो यह है, दोनों इसी पर ही बन रहे हैं, आर क्यू पर या फिर क्यू आर पर। तो दोनों में आधार तो यह कॉमन है। और यदि आप ध्यान से देखेंगे इसको टेढ़ा करके, थोड़ा सा यदि आप टेढ़ा करेंगे इसको, तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि समांतर रेखाएं भी कौन कौन सी हैं, आर क्यू है और पी एस है। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में यह बने हुए हैं, इस वाली समांतर रेखा के और इस वाली समांतर रेखा के। तो इन दोनों के बीच में बने हुए हैं, तो समांतर रेखा भी सेम ही है। कौन कौन सी होगी, पी एस और क्यू आर। ठीक है, तो समांतर रेखा भी सेम है, आधार भी सेम है। आधार हो गया है क्यू आर और समांतर रेखा हो गई है पी एस और क्यू आर। तो इस प्रकार से आप बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं क्या सेम आधार पे है और सेम समांतर रेखाओं के बीच में है या फिर नहीं। क्या आपको यह समझ में आया? जल्दी से वाई और एन लिखकर बता दीजिए कमेंट में। सभी बच्चे वाई और एन लिखकर बताएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी भी बच्चे को बेटा यदि डाउट आता है तो बेझिझक पूछ लेना। ठीक है, हाँ आज मुझे पता है थोड़ा सा तेज पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमारे पास समय कम है। ठीक है, तो यदि आपसे डाउट आता है तो आप डाउट पूछ लेना बीच में। ठीक है, तो देखिए इस वाली प्रश्नावली में 9.1 हमारी इतनी ही थी और हमने यह सीखा कि आखिर हमें कैसे पता लगता है कि जो भी दो आकृतियां दी गई हैं वह एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं या फिर नहीं है। अब इसका हम उपयोग करेंगे, और उपयोग किस में करेंगे, हम प्रमेय में करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी वही है, यदि आप ध्यान से देखेंगे, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अब प्रमेय आती हैं। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं इस चैप्टर में जितनी भी प्रमेय हैं हम उनको समझ लें, क्योंकि प्रमेय पर आधारित ही हमारे क्वेश्चन भी होने वाले हैं। ठीक है, प्रमेय 9.1 क्या कहती है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यानी कि यदि यहाँ पर हम बात करें तो देखिए हमें यहाँ पर दो समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, अच्छा इसको मैं इस तरीके से ना करके अलग से बना लेते हैं जिससे आपको क्लियर समझ आ सके, हमारी प्रमेय को हम अच्छे से समझ सकें। यदि आपको प्रमेय क्लियर हो गई तो आपको काफी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी, कोई डाउट है क्या? एक मिनट। चलिए, तो ये हमने इस तरीके से लगभग, अच्छा ये थोड़ा सा गलत बना है लेकिन ठीक है हम समझ लेंगे इसी से। तो ये हमारे पास दो हमारे त्रिभुज हो, दो हमारे समांतर चतुर्भुज हो गए। एक तो है ए बी सी डी,
और एक है हमारा ABRS। ये हमारे पास दो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब हमारी प्रमेय क्या कहती है? अच्छा, ये वाली जो लाइन है CS जो लाइन है, यह ऊपर वाली, यह पैरेलल है, यानी कि समांतर है भुजा AB के। ठीक है, अब देखिए हमारी प्रमेय को समझेंगे ध्यान से। सिकन नहीं दिख रहा है। अच्छा, रेणु प्रजापति के आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप क्या कह रहे हैं? एक बार ये अनम्यूट करके बताएंगे। सिकन का मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर वो कहना चाह रहा है सकल। अच्छा, शकल नहीं दिख। बेटा आपको शकल देखने से, शकल से अच्छा है कि आप स्क्रीन देखिए। स्क्रीन पे कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, आप उसको समझिए। हो सकता है नेटवर्क की वजह से थोड़ी देर के लिए आपको वीडियो ऑफ हो गई हो। ठीक है, तो देखिए प्रमेय 9.1 में हमें क्या दिया गया है? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो समांतर चतुर्भुज होते हैं वह क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो हम इस चित्र से समझते हैं, वही चित्र है जो यहाँ दिया गया है लगभग लगभग। ठीक है, तो देखिए दोनों जो हमारे चतुर्भुज हैं उनका आधार सेम है। दोनों किस आधार पे बने हैं? दोनों का आधार यही है AB। दोनों एक ही तो आधार पे बने हैं, तो दोनों का आधार तो सेम है। और यदि हम समांतर भुजाओं की बात करें तो समांतर भुजाएं भी दोनों में एक ही हैं। दोनों इन्हीं समांतर भुजाओं के बीच में ही तो बने हैं। एक तो है AB और दूसरी कौन सी है? CS। इन दोनों के बीच में ही तो स्थित है दोनों समांतर चतुर्भुज। तो दोनों की समांतर भुजाएं भी सेम है और दोनों का आधार भी सेम है AB। तो इसका मतलब क्या होगा? जो क्षेत्रफल होगा यानी कि एरिया होगा जो हमारे ABCD चतुर्भुज का, वही क्षेत्रफल होगा हमारे ABRS चतुर्भुज का। ठीक है, तो प्रमेय आपकी 9.1 यही कहती है कि एक ही आधार पर स्थित है। ये देख सकते हैं आप, एक ही आधार है इनका CD और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, यानी कि समांतर रेखा भी यहाँ पर AF है और नीचे CD है, इन दोनों के बीच में ही स्थित है। तो आपके दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे समांतर चतुर्भुज के वह बराबर होंगे। ठीक है, यह आपको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाया गया है और हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए। तो आपको हर एक प्रमेय को सिद्ध करना आना चाहिए। हर एक प्रमेय को आपको सिद्ध करना आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हम केवल प्रमेय को पढ़ रहे हैं क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। तो पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है प्रमेय, उन्हें देख लेते हैं। तो यह थी आपकी प्रमेय 9.1। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आई है वो N लिखेगा जल्दी से। जल्दी से N लिखेंगे जिस भी स्टूडेंट को यह प्रमेय समझ में नहीं आई है कि क्या कह रही है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब सभी को समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया। तो चलिए सभी को समझ में आ गई है, तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। उदाहरण दिया गया है आपको, देखिए क्या उदाहरण दिया गया है। हमें एक आकृति दी गई है। अच्छा, राहुल वाल्मीकि की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको समझ में नहीं आया क्या? नो सर, थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, अच्छा क्या समझ में नहीं आया आपको? डायग्राम्स को देखना आ गए कि कैसे देखते हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हैं या नहीं बने हैं, यह समझ में आ गया क्या? कि एक ही एक बार ये ये रिपीट कर दो सर, ये वाला जो आपने पढ़ाया था। कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला? जो, हाँ ये सर। तो देखिए इसमें हमने क्या किया था कि हमें दो समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं। कौन कौन से हैं ध्यान से देखेंगे, नाम से देखें। अच्छा, आप चतुर्भुजों को है ना थोड़ा सा नाम से देखें। एक तो है हमारा ये वाला ABCD। एक तो यह चतुर्भुज है और दूसरा चतुर्भुज हमारा कौन सा है? एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं। दूसरा चतुर्भुज है हमारा ये ABR और S। ये दो चतुर्भुज है। तो यदि आप इन दोनों चतुर्भुजों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया है वो यहाँ समझे। दो चतुर्भुजों को ध्यान से देखेंगे, ABRS और ABCD को, तो ये दोनों ही चतुर्भुज एक ही तो आधार पे बने हैं।
इन दोनों का आधार क्या है जिस पर ये बने हुए हैं, दोनों इसी पर तो बने हैं, ए बी लाइन पर, नीचे वाली पर। ठीक है, तो दोनों के आधार सेम है, ए बी इस पर ही बने हैं, और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? यहाँ पर तो ऊपर वाली ये हो गई, और यहाँ पर नीचे वाली हो गई। तो सी एस और ए बी ये दोनों ही तो समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच में ही बने हैं। तो हम कहेंगे यदि दोनों हमारे जो चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज, वह एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, तो वह क्षेत्रफल में बराबर होंगे। यही हमारी प्रमेय यह कहती है। हमने इसमें चेक किया क्या ये दोनों चतुर्भुज ऐसा ही बने हैं क्या? तो बिल्कुल एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, तो यह हमारे क्षेत्रफल में बराबर होंगे। तो इसीलिए हमने लिखा जो एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा वही एबीआरएस का क्षेत्रफल भी होगा। समझ में आया क्या अभी? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा कमेंट में लिख के बता दीजिए, वाई और एन लिख के, अनम्यूट मत कीजिए। जिस भी बच्चे को अभी भी डाउट है वो ओने लिखे। देखिए यदि आपको एक और चतुर्भुज दे दिया जाता है, मान लीजिए, चलिए एक और आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लीजिए एक चतुर्भुज इस तरीके से दे दिया जाता है, ये ऐसे और ये ऐसे। ये एक और चतुर्भुज दे दिया जाता है, इसका नाम दे देते हैं कुछ, ए बी तो है ही, ए बी एम एन, ए बी एम एन। और आपसे पूछा जाता है कि क्या बताइए इस वाले जो चतुर्भुज है ए बी एम एन, इसका क्षेत्रफल भी इनके बराबर ही होगा क्या? तो यस देखिए सर। अच्छा क्यों होगा बताइए बेटा, इनका क्षेत्रफल भी इसके बराबर, अनम्यूट करके बता। क्योंकि सर इसका आधार सेम है। हाँ तो आधार ही तो सेम है। प्रमेय हमारी क्या कहती है? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच। समांतर रेखा भी तो सेम ही होनी चाहिए, लेकिन इसमें समांतर रेखा ए भी तो सेम है, लेकिन ऊपर वाले में इसमें तो एम एन है समांतर रेखा, और ऊपर वाले में ये है, तो इसमें समांतर रेखा अलग अलग है। आधार भले ही सेम है, समांतर रेखा अलग अलग है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। दोनों चीजें होनी चाहिए, समांतर रेखा भी समान होनी चाहिए और आधार भी बराबर होना चाहिए या फिर समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक उदाहरण करते हैं। बेटा बैटरी लो हो गई तो आप चार्जिंग में लगा लीजिए फोन, यदि आपके लिए संभव है तो चार्जिंग में लगे हुए फोन में क्लास ले सकते हैं। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आकृति 9.13 में ये हमें एक आकृति दी गई है, इसमें एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और ईएफसीडी एक आयत है। हमको पता है एक आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, हमने अभी पढ़ा है। साथ ही हमें क्या दिया गया है, ये जो एल है यह परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री के कोण पे है इस डीसी पर। ठीक है, यह हमें दिया गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, जो एबीसीडी का एरिया है, यानी कि जो आयत का एरिया है वह ईएफसीडी समांतर चतुर्भुज के बराबर है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। एक तो हमारे बात हो रही है इस एबीसीडी की, ए बी सी और डी, एक तो इसकी बात हो रही है, और दूसरी हमारी बात हो रही है ई, एक मिनट, ई एफ सी डी की, हाँ इस वाले की बात, ई एफ सी और डी। तो यदि आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो हमने दोनों में यह देख लिया कि दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं। समांतर चतुर्भुज एक तो है ये, एक दिया है आयत, यानी कि ये भी समांतर चतुर्भुज ही है। तो हम देखते हैं, देखिए दोनों एक ही आधार पर बने हैं, दोनों का आधार यह है। ठीक है, दोनों का आधार सेम है और दोनों एक ही समांतर भुजाओं के बीच बने हैं, यह सी डी है और ऊपर वाली बीई है। तो दोनों इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। तो यानी कि आयत की और समांतर चतुर्भुज का आधार भी सेम है और दोनों एक ही समांतर भुजाओं के बीच में स्थित हैं। तो हमारी प्रमेय 9.1 आसानी से लग रही है। तो हम कह सकते हैं प्रमेय 9.1 से एक ही आधार
और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो इसलिए जो एरिया है ABCD का वह बराबर होगा एरिया EFCD के। ठीक है, तो यह हमने सिद्ध कर दिया प्रमेय 9.1 की सहायता से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जो एरिया है ABCD का हमें यह सिद्ध करना है DC गुणा AL है। ठीक है, अब देखिए एरिया जो ABCD का है वह बराबर है एरिया EFCD के, और एरिया EFCD का क्या होगा? EFCD इस आयत का एरिया देखे जो कि ग्रीन कलर से बना हुआ है, यह वाला। इस EFCD का एरिया क्या होगा जो कि ग्रीन कलर से बना हुआ है? इसका यही तो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर लंबाई गुणा ऊंचाई। लंबाई क्या है यहाँ पर? यह CD, यदि इसको मैं रेड कलर से लिखूं तो यह हो गई हमारी लंबाई CD, और ऊंचाई क्या होगी इसमें? यह वाली। या तो ये वाली ले लीजिए या फिर यह वाली ले लीजिए, दोनों ही बराबर है क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के कोण पर हैं, दोनों ही बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ पर ED लिखेंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं CD गुणा AL, क्योंकि AL के बराबर ही तो होगी, ये दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ED की जगह AL। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला भी सिद्ध हो गया है। एरिया EFCD का क्या हो गया? CD गुणा AL। क्या समझ में आया या नहीं आया? वाई और एन लिखकर बताइए। सर पहला वाला दोबारा बताना। अच्छा बेटा, पहले वाला हमने कैसे सिद्ध किया है? दोनों ही, यदि आप दोनों आकृतियों को देखेंगे, ध्यान से देखिए जो भी हमसे पूछा गया है, ABCD और EFCD दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं। आधार है हमारा ये CD, दोनों का आधार सेम है। और यदि बात करें तो दोनों एक ही समांतर भुजाओं के बीच में स्थित हैं, इसके और इसके। तो दोनों एक ही समांतर भुजाओं के बीच में स्थित हैं, दोनों के आधार समान है। तो हमने प्रमेय 9.1 में पढ़ा है कि यदि दोनों के आधार समान है, दोनों एक ही समांतर भुजाओं के बीच में स्थित हैं, तो दोनों समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? एक आयत है, EFCD एक आयत है ना। तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने समांतर चतुर्भुज और आयत, इन दोनों के लिए तो हमने कोई प्रमेय पढ़ी ही नहीं है, लेकिन हमें पता है एक आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों समांतर चतुर्भुजों के ABCD और EFCD दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे वह बराबर होंगे। समझ में आया क्या? क्लियर है? समझ में आया? यस सर। ठीक, चलिए, तो यह तो था हमारी प्रमेय 9.1, या कि यानी कि 9.1। एक मिनट अभी देख लेते हैं कुछ और प्रमेय है क्या, वैसे समय कम बचा है काफी ठीक है, एक ही आधार एक ही ठीक है। तो देखिए एक और प्रमेय देख लेते हैं हम जल्दी से। सेम प्रमेय है जो हमने अभी पढ़ी है, बिल्कुल सेम प्रमेय है। तो जो हमने अभी प्रमेय पढ़ी है, अच्छा सुनीता रांगा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको कुछ डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो एक प्रमेय और देख लेते हैं लास्ट आज के लिए। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए, अभी हमने पढ़ा समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, और यदि त्रिभुज बने हुए हैं दो तो वह भी बराबर होते हैं। तो प्रमेय 9.2 आपकी यही कहती है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यानी कि समांतर चतुर्भुज बने हैं तो वो आपस में बराबर होंगे, और यदि दो त्रिभुज बने हैं तो वह आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल से देखें तो दो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं? एक मिनट, अच्छा एक मिनट के लिए वेट करेंगे सभी बच्चे।
हाँ जी, चलिए। तो देखिए हमें क्या प्रमेय पढ़ी अभी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं, एक ही आधार या फिर बराबर आधारों वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित जो त्रिभुज होते हैं वह क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमें आकृति में दो त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन कौन से दो त्रिभुज हैं? एक तो है यह ए बी ABC, यह वाला त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज तो हमें यह दिख रहा है। दूसरा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है? एक त्रिभुज है ABC। हमारा, ठीक, तो एक त्रिभुज हमें दिख रहा है ADC। तो क्या यह दोनों क्षेत्रफल में बराबर होंगे? क्या प्रमेय की सहायता से हम देखते हैं। प्रमेय के हिसाब क्या कहता है कि एक ही आधार होना चाहिए या फिर बराबर आधार होना चाहिए। ठीक है, चलो आधार की बात करेंगे। समांतर भुजाएं तो इसमें दो सेम ही है, दोनों इनके बीच में ही बने हैं त्रिभुज AB और CD, दोनों त्रिभुज इन्हीं के बीच में बने हुए हैं, तो समांतर भुजाएं तो एक ही हैं। अब बात करते हैं आधार की। अब आप कहेंगे कि सर ABC जो हरा वाला त्रिभुज है उसका आधार तो यह है, लेकिन जो सर यह रेड वाला त्रिभुज है उसका आधार यह है, तो दोनों के आधार तो अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्षेत्रफल हमारा अलग अलग होना चाहिए। लेकिन देखिए प्रमेय में क्या दिया गया है, एक ही आधार हो या फिर बराबर आधार हो, या तो एक ही आधार हो या फिर बराबर आधार हो। तो यह जो हमारी आमने सामने वाली भुजाएं हैं, क्योंकि दिया गया चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए ये आमने सामने वाली भुजा बराबर होगी, AB बराबर होगी CD के। तो दोनों के आधार समान तो नहीं है, लेकिन दोनों के आधार बराबर हैं और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होंगे। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हुआ? और यदि आप सूत्र पूछना चाहें इनका सूत्र क्या निकलेगा, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार कोई भी ले सकते हैं। यदि आप इसको ले रहे हैं ABC को, तो आप इसमें AB ले लीजिए, कोई भी परपेंडिकुलर इस तरीके से डाल सकते हैं। और यदि आप ADC को ले रहे हैं लाल वाले को, तो इन कोई भी इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं और लंबवत ऊंचाई निकाल सकते हैं। वैसे यदि दो समांतर भुजाओं के बीच की आप दूरी निकालेंगे तो वह सभी में समान ही आएगी। तो चाहे आप इस वाली को ले लें, मान लीजिए CM को ले लें, चाहे आप AN को ले लें, दोनों में बराबर ही आएगा। हाँ जी, अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आया क्या? अच्छा जल्दी से Y और N लिखकर बता दीजिए, क्लियर हुआ क्या कुछ? ठीक है, चलिए यदि सभी को समझ में आया तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा बेटा, जो भी अभी बच्चे जुड़े हैं आप प्लीज समय से जुड़ा करें, 9:30 बज चुके हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे समय से जुड़ा करेंगे बेटा अगली क्लास से। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास आपकी 2 दिसंबर को लगेगी, शुक्रवार को सेम टाइम पे। ठीक है, ओके बाय एवरीवन, बाय।